नमस्कार, मैं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं 9 PM स्पेशल। खबरों के अंदर भी होती है कई खबरें जिनको समझने के लिए जरूरत होती है खबरों के लेंस की। पूरे दिन चली खबरों के अंदर का क्रक्स क्या है उसे समझना भी जरूरी है। ऐसे में उन्हीं खबरों के हर रंग को समझने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 9 PM स्पेशल में आप सभी का। सबसे पहले बात करेंगे एक मुलाकात की, उसके असर की और उस असर से दो देशों के बीच सुधरते संबंधों की। कतर में 8 पूर्व भारतीय अफसरों की फांसी पर रोक लगाई गई है। ये जीत है, लेकिन बड़ी जीत नहीं। ऐसा क्यों, ये आपको समझाएंगे। साथ ही एक्टिविज्म के नाम पर होते होलीगैनिज्म की खबर भी आपको बताएंगे और इस खबर के अंदर छिपे हिंदी हेट को भी डिकोड करेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी की ईडी चार्जशीट में एंट्री के पीछे की क्या इनसाइड स्टोरी, प्रियंका के किस लिंक पर और उनकी क्या कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है, ये भी आपको समझाएंगे। और आखिर में बात करेंगे क्षणिक आवेश की, उस गुस्से की जिसके चलते इंसान अपराधी बनने लग गए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। 30 अगस्त 2022 की अगर बात करते हैं तो कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस अफसर वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें बिना आरोप बताए गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों पर कैद रखा जाता है। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी इसके प्रमुख हैं और उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी से तकरीबन 16 महीने बाद यानी कि 28 नवंबर को एक सुखद खबर आई। इन सभी 8 अफसरों को सुनाई गई मौत की सजा को अब उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस खबर की जानकारी दी। इस पूरे मामले को लेकर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि फैसले का संज्ञान लिया गया। कतर में सभी पूर्व अफसरों की सजा कम की गई। विस्तृत फैसले का इंतजार है, यानी और डिटेल्स आना भी बाकी है। भारत सरकार लगातार कानूनी टीम के संपर्क में है। सभी 8 अफसरों के परिवार के सदस्यों के भी संपर्क में भारत सरकार है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर में हमारे राजदूत अदालत में मौजूद थे जब सजा कम करने का फैसला सुनाया गया। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार आगे की कानूनी सहायता जारी रखेगी और आगे भी कतर अधिकारियों के समकक्ष ऐसा मामला या ये जो मामला है वो उठाया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के हमारे डिप्लोमैट्स और नेवी ऑफिसर्स का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनना चाहिए। दोनों के जो हित हैं परस्पर, वो दोनों के जिसे कहा जाए विन विन सिचुएशन है ये जो संबंध है, तो इसीलिए इनको सुदृढ़ करना, इनको आगे ले जाना, जिससे कि इसमें कोई इस प्रकार की राजनयिक या राजनीतिक कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आए, कोई हर्डल्स नहीं आए, वो दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे विचार से दोनों देश इसी का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा रिलीफ है पूरे देश के लिए और जो नेवल वेटरन कम्युनिटी है और इंटायर नेवल कम्युनिटी के लिए कि जो डेथ सेंटेंस था वो कम्यूट हो गया है। एग्जैक्ट वर्डिक्ट जो है, पूरा वर्डिक्ट तो अभी नहीं आया है कि क्या उनको उसके बाद क्या होगा, बट हम यही आशा करते हैं कि जो उनकी पनिशमेंट है वो वेव ऑफ हो जाएगी। हमारी कतार के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं और एग्रीमेंट भी है कि जो अगर कोई सेंटेंस अगर हो भी तो वो इंडिया में भी सर्व कर सकते हैं। फ्रॉम अरेस्ट टू रिलीफ, कतर में बंद हमारे 8 पूर्व नेवी अफसरों की एक पूरी टाइमलाइन रही है। कतर की सरकार ने जासूसी के आरोप में हमारे 8 पूर्व अफसरों को गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट में था, लेकिन जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब भारत सरकार ने भी कतर सरकार से बात करना शुरू किया। और ये भारत की कूटनीतिक ताकत का ही असर है कि आज हमारे 8 पूर्व नेवी अफसरों को राहत मिली है। ऐसे में सबसे पहले इस पूरी टाइमलाइन को भी देख लेते हैं। कब कब क्या कुछ हुआ है ये समझते हैं। 30 अगस्त 2022 को भारत के 8 पूर्व नेवी अफसर को जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया जाता है। 1 अक्टूबर 2022 को भारत के राजदूत जेल में बंद इन अफसरों से मुलाकात करते हैं और हर मदद देने का वादा करते हैं। 3 अक्टूबर 2022 को पहली बार काउंसलर एक्सेस मिलता है। 1 मार्च 2023 को इन सभी पूर्व अफसर्स की आखिरी जमानत याचिका भी खारिज हो जाती है। 25 मार्च 2023 को सभी पूर्व अफसर पर आरोप तय किए जाते हैं। 29 मार्च 2023 को कतर के कानून के तहत मुकदमा चलना शुरू होता है। 4 अगस्त 2023 को इस सभी पूर्व अफसरों को पहली बार एकांतवास से जेल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है।
लेकिन बड़ी खबर आती है 26 अक्टूबर 2023 को, जब इन सभी अफसरों को मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद 28 दिसंबर 2023 यानी आज फांसी की सजा का फैसला रोक दिया जाता है, सजा को कम कर दिया जाता है। देखिए, इन सभी रिटायर्ड नेवी अधिकारियों ने नौसेना में तकरीबन 20 वर्षों तक काम किया और यही वजह है कि सिक्योरिटी एजेंसी अल दहरा ग्लोबल के इनकी स्किल को देखते हुए उन्हें कतर की नौसेना के लोगों को ट्रेनिंग देने के मकसद से नौकरी पर रख रही थी। नाम कौन कौन से हैं ये भी आप समझिए। पहला नाम है रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह मिल्का। कैप्टन नवतेज सिंह गिल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और उनके पिता आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो देश के फेमस डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं और उन्हें बेस्ट कैडेट पर रहने पर राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया जा चुका है। दूसरा नाम है इसमें रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी का। नेवी के टॉप ऑफिसर रह चुके हैं और नेविगेशन के एक्सपर्ट भी हैं। युद्धपोत INS मगर को कमांड करते थे और दाहरा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसमें तीसरा नाम है रिटायर्ड कमांडर सुगुनाकर पकाला का। 54 वर्षीय सुगुनाकर पकाला विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। नौसैनिक के तौर पर उनका कार्यकाल शानदार रहा। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही नेवी ज्वाइन की थी। वो नवंबर 2013 में इंडियन नेवी से रिटायर्ड हो गए। अब चौथा नाम है रिटायर्ड कमांडर संजीव गुप्ता। गनरी स्पेशलिस्ट के तौर पर उन्हें जाना जाता है और कमांडर वो पद होता है जो किसी यूनिट के ऑपरेशन का हेड माना जाता है। अब इसमें पांचवा नाम है रिटायर्ड कमांडर अमित नागपाल का। नौसेना में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम के वो एक्सपर्ट कहलाए जाते हैं। छठा नाम है रिटायर्ड कैप्टन सौरभ वशिष्ठ का, जिनकी पहचान है तेज तर्रार टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर। उन्होंने कई मुश्किल ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है। सातवां नाम रिटायर्ड कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा। उनके नेविगेशन एक्सपर्टीज के लिए उन्हें पहचाना जाता है। आठवां नाम है रिटायर्ड नाविक रागेश का, जो कि नौसेना में मेंटेनेंस और हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करते रहे थे। तो ये वो तमाम नाम हैं जो अब सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि उनकी सज़ा को कम किया गया है। फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। लेकिन फांसी की सज़ा पर अचानक रोक लग जाना, वो भी कतर की तरफ से, ये यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक तस्वीर है, एक तारीख है। इस तारीख का असर इस तारीख में देखने को किस तरीके से मिलता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये जो अब 1 दिसंबर वाली तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के तुरंत बाद ही भारत को पूर्व नौसैनिकों के मिलने के लिए दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया गया और इस मुलाकात के बाद से ही कतर इस मामले को लेकर के नरम रुख अख्तियार करने लग गया। ये मुलाकात दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के टाइम हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने काफी देर तक बातचीत भी की। ऐसे में अब एक सवाल आपके जहन में जरूर आएगा कि फांसी की सजा का टल जाना, तो क्या ये मामला खत्म हो गया है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे पूर्व नेवी अफसरों को अभी भी उम्र कैद की सजा दी गई है और इस सजा के पीछे कारण बताया गया जासूसी को। अब सवाल ये भी है कि अगर ये मामला जासूसी का है तो कतर भारत को इससे जुड़े सबूत या फिर जानकारी क्यों नहीं दे रहा? जासूसी के इस मामले में गिरफ्तार किए गए ओमान के नागरिक और कंपनी के CEO खामिस अल अजमी को मात्र 2 महीने के अंदर ही छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? अगर कंपनी में काम करने वाले ये अफसर दोषी थे, मतलब कंपनी दोषी हुई, तो ऐसे में उस कंपनी के CEO को क्या सिर्फ धर्म देख करके छोड़ दिया गया? जबकि भारतीय नौसैनिकों को इस मामले में जमानत तक नहीं दी गई। शुरुआत में उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं मिला। 7 सुनवाई के अंदर ही इन भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा आखिर क्यों सुनाई गई? कोर्ट की ये सुनवाई बंद कमरे में की गई, ऐसा क्यों हुआ? और कोर्ट में अफसरों पर लगे आरोपों से जुड़े कौन कौन से सबूत पेश किए गए, इससे जुड़ी कोई जानकारी आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? मतलब मामला क्रिस्टल क्लियर है। ये सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है जिस पर भारत सरकार को अभी और काम करने की जरूरत है। ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है कि फांसी की सजा को रोक दिया गया, लेकिन ये पूरी जीत नहीं। पूरी जीत तब होगी जब ये सभी सुरक्षित अपने वतन भारत वापस लौट आएंगे। चलिए, अब खबर बेंगलुरु से है, जहां पर दुकानदारों को कन्नड़ भाषा में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि अब बेंगलुरु में हर दुकान के बाहर कन्नड़ में लगे बोर्ड दिखेंगे और इस खबर का क्रक्स ये है कि अगर आपको कन्नड़ या फिर अंग्रेजी नहीं आती तो आपको भाषाई पैरालिसिस का शिकार होना पड़ सकता है। आपने बीते कुछ सालों में एक चीज जरूर महसूस की होगी,
नेता अब भाषा में भी सियासत का नुक्ता लगाने लग गए हैं। अब इस आदेश का असर भी देखने को मिलने लग गया है। बेंगलुरु की सड़कों पर जिस दुकानों के बाहर कन्नड़ वाला बोर्ड नहीं है, वहां सिविल ड्रेस में पुलिसिंग कर रहे कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। कर्नाटक रक्षणा वेदिका केआरएस के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और इनके उन साइन बोर्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया जिसमें कन्नड़ भाषा में जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई। बेंगलुरु में भाषा के नाम पर हिंसा और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें भी सामने आई। ये सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है या फिर सिर्फ किसी स्टेट की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सियासत के काम की चीज है। देश को इस वक्त हिंदी के नाम पर उत्तर दक्षिण में बांटने की सियासी साजिश चल रही है और इस साजिश में हर सप्ताह एक खबर, बयान या आदेश के रूप में सामने आते रहती है। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा का बयान आपको सुनना चाहिए। वो बड़ी मासूमियत के साथ कह रहे हैं कि वो तो कन्नड़ के लिए लड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कन्नड़ में कौन कौन बिजनेस करता है वो सभी कन्नड़ में रहना, उनका डिमांड तो करेक्ट है, लेकिन उनका डिमांड को क्यों राज्य सरकार अभी तक उनका इंटरेस्ट नहीं दिखाता है मुझे मालूम नहीं। इसलिए मैं उनको प्रेशर कर रहा हूँ। कल वो उनका नारायण गौड़ा को वो अरेस्ट किया है, वो गलत है, उनको जेल में डाला है, वो भी गलत है, उनको छोड़ दो, क्योंकि वो कन्नड़ के बारे में फाइट कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सिद्धरामैया को बोल रहा हूँ, ये अगर कोई इलीगल काम तो कोई नहीं किया है। तो बेंगलुरु से आ रही इन तस्वीरों में कन्नड़ का सम्मान कम, हिंदी का तिरस्कार ज्यादा है, हिंदी से नफरत ज्यादा है और हिंदी के नाम पर देश को दो भागों में बांटने की कोशिश भी शामिल है। ऐसे में आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है और कितने राज्यों में नहीं बोली जाती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, साथ ही इंडिया अलायंस से जुड़ी दक्षिणी पार्टियां आज हिंदी की आलोचना कर रही है, लेकिन कितने फीसद लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और इनके नंबर्स क्या कुछ है? हिंदी बोलने वाले लोगों की कुल संख्या है लगभग 69.15 करोड़। पहली भाषा है 52.83 करोड़, दूसरी भाषा 13.89 करोड़, तीसरी भाषा है 2.43 करोड़। 57% हिंदी बोलते हैं, यानी ये जो मदर टंग है उससे हट करके हिंदी बोली जाती है, वो जो फीसद है वो 57% लगभग है। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। हिंदी को हराने के लिए सियासत अपने काम में लगी हुई है। दरअसल इंडिया गठबंधन को अभी एक बड़ी लड़ाई का सामना भी करना पड़ सकता है और वो लड़ाई है उत्तर दक्षिण की भाषाई लड़ाई। दरअसल डीएमके और उसके नेताओं की ओर से दक्षिण भारत में हिंदी थोपने के खिलाफ बार बार अभियान चलाया जाता है और वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि उनकी सियासत का ये एक हिस्सा है। हम आपको कई बार याद दिला चुके हैं कि संविधान बनाते समय ये तय हुआ कि 15 वर्षों तक हिंदी अंग्रेजी राजभाषा होगी, 15 वर्ष बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा और 26 जनवरी 1965 को ये अवधि खत्म होनी थी। लेकिन उस समय मद्रास में, यानी आज के चेन्नई में, हिंदी के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ गया। उस आंदोलन से कई नेता निकले और इसी आंदोलन में तकरीबन 70 लोगों की मौत हो गई और यही वो वजह है कि हिंदी का विरोध आज भी दक्षिण में सियासत को भाता है। उसी आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं, जहां हिंदी विरोधी आंदोलन ने तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पार्टियों के प्रभुत्व के लिए एक बीज बोया था और इसी हिंदी विरोध ने कई नेताओं को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। ये 1965 की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जब हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने के केंद्र सरकार के प्रयास को तत्कालीन मद्रास राज्य में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो जल्द ही एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया। जैसे जैसे हिंदी में बदलाव का दिन यानी 26 जनवरी 1965 की तारीख आई, दंगे भड़क गए। वहीं वो 70 लोगों की उस समय वहां पर मौत हो गई। तो हिंदी विरोधी आंदोलन किस तरीके से फैला, 1965 का वो दौर था जब ये तस्वीरें देखने को मिली और दक्षिण के ये पूरे एरिया है जिसको हिंदी भाषा को लेकर के वहां पर सियासत तो हुई, साथ ही वहां पर दंगे भी भड़के। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान के 2 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनने की अनुशंसा। जस्टिस अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की गई है। वहीं एक्टिंग सीजे MM श्रीवास्तव को मुख्य न्यायाधीश बनने की अनुशंसा। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुशंसा की है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी का नाम डाल दिया है। हालांकि इस केस में प्रियंका गांधी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, एक आरोपी से जुड़ी जमीन की डील के कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम डाला गया। बीते 22 नवंबर को ईडी ने हथियारों के डीलर और लंदन में रह रहे भगौड़े संजय भंडारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए। संजय भंडारी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी बताए जाते हैं। जांच एजेंसी 2018 से ही वाड्रा और भंडारी के कथित संबंधों की जांच कर रही है। दरअसल आरोप है कि यूपीए युग के दौरान भंडारी को कमीशन मिला और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने लंदन में संपत्ति खरीदने के लिए किया और कथित तौर पर इसका फायदा हुआ रॉबर्ट वाड्रा को। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार इन आरोपों से इनकार अब तक करते रहे हैं। ईडी के मुताबिक साल 2005 से 2006 के बीच फरीदाबाद के अमीपुर गांव में HL याहवा, जो कि थम्पी का करीबी है, उससे डीलर के जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने तकरीबन 40.8 एकड़ जमीन खरीदी। इस जमीन को दिसंबर साल 2010 में पाहवा को ही वापस बेच दिया और इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर भी इसी अमीपुर गांव में साल अप्रैल 2006 में खरीदी गई, जिसे फरवरी 2010 में पाहवा को ही वापस बेच दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पाहवा थम्पी का बेहद करीबी है और इसी अमीपुर गांव में थम्पी को भी जमीन पाहवा ने ही खरीदवाई थी। ईडी की चार्जशीट के पेज नंबर 43 पर यह साफ लिखा है कि जांच के दौरान सीसी थम्पी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया और ये बयान 19 जून 2019 को दर्ज करवाया गया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वो रॉबर्ट वाड्रा को 10 वर्ष से अधिक समय से जानता है। रॉबर्ट वाड्रा से उसका परिचय सोनिया गांधी के पीए माधवन ने कराया। ये रॉबर्ट वाड्रा से कई बार मिल चुका है और यहां तक कि यूएई में भी ये मुलाकात हो चुकी है। HL पावा, सीसी थम्पी और संजय भंडारी के बीच सांठगांठ के साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनसे प्रियंका गांधी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पहला सवाल है, प्रियंका गांधी ने HL पाहवा से जो जमीन खरीदी उसका संबंध संजय भंडारी और सीसी थम्पी से था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जमीन खरीदने से पहले प्रियंका को इस अवैध सांठगांठ के बारे में पहले से कुछ पता था? HL पाहवा ने रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा को जमीन बेची है और उसके बाद जमीन को वापस बढ़े हुए दामों पर खरीदा, जबकि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त नगद धन भी नहीं था। इस प्रक्रिया में उसने इन भुगतानों के लिए सीसी थम्पी से पैसे लिए। क्या राहुल गांधी को अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के इस अवैध भूमि सौदों के बारे में पहले से पता था? ये कुछ अहम सवाल है जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। 9 PM स्पेशल में ये जो खबर है एक फैमिली न्यूज शो है, लेकिन जिसमें हम सिर्फ बड़ी खबर नहीं बल्कि आपसे जुड़ी खबरें भी दिखाते हैं, उन्हें जगह देते हैं। और अब देखिए अगली खबर बड़ी खबर नहीं, छोटी खबर है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से मोबाइल को लेकर के पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी ने पति को कैंची मार दी। घायल अवस्था में पति बड़ौल कोतवाली पहुंचा और पत्नी की शिकायत की। पत्नी अपने मायके फरार हो गई। अब आप सोचेंगे कि एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल में पति पत्नी विवाद जैसी छोटी खबर आखिर क्यों? तो उसके पीछे वजह है, ध्यान से सुनिए वो शब्द, क्षणिक आवेश। इस क्षणिक आवेश में आजकल लोग अपराधी तक बन जाते हैं। आप इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक तस्वीर है जयपुर की, जहां मंगेश अरोड़ा नाम का शख्स क्षणिक आवेश में एक लड़की पर कार चढ़ा देता है। उस लड़की की मौत हो जाती है। मंगेश ने पुलिस को बताया कि मुझे मेरे दोस्त ने बोला तू गाली सुनकर जा रहा है और फिर मैंने गुस्से में गाली चढ़ा दी। और दूसरी तस्वीर वही है, पत्नी YouTube पर वीडियो देख रही थी, पति ने फोन मांगा, कहा सुनी हुई। पत्नी इतने गुस्से में आ गई कि पति को चाकू मार दिया। क्षणिक आवेश के चलते आज ये दोनों ही अपराधी बन गए हैं। देखिए, खुश होना, दुखी होना या फिर नाराज होने जैसा ही गुस्सा भी एक कॉमन और हेल्दी इमोशन है, लेकिन अपने गुस्से को किस तरीके से डील किया जाए ये जानना जरूरी है। अगर आप अपने गुस्से को सकारात्मक तरीके से कंट्रोल ना करें तो ये आपकी सेहत को तो नुकसान पहुंचाता ही है, आपकी रिलेशनशिप को भी काफ़ी प्रभावित करता है। हर इंसान अलग अलग कारणों से गुस्सा महसूस कर सकता है। कुछ लोग बुरे हालात से गुजरने की वजह से गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं, तो कुछ लोग किसी पुरानी घटना या बचपन के अनुभवों की वजह से गुस्सा अनुभव करते हैं। ये भी पाया गया है कि हो सकता है कि जिस बात पर आपको बहुत अधिक गुस्सा आए, किसी और को उसी बात पर बिल्कुल भी गुस्सा ना आए। ऐसे में हालात को दोष ना दे करके गुस्से को काबू में करना सीखना चाहिए। बोलने से पहले एक बार सोचें कि आपके इस व्यवहार से फायदा होगा या नुकसान। ये भी सोचें कि आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव करे तो आप क्या महसूस करेंगे।
अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो तुरंत कुछ ऐसा व्यायाम करें जो आपको कंट्रोल करने में मदद करे। आप ब्रिक वॉक कर सकते हैं, रनिंग, ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ब्रेक लें और कहीं खुली हवा में सांस लेने चले जाएं। लोगों को माफ़ करना सीखें। अगर आप दूसरों के प्रति मन में गुस्सा दबाकर रखेंगे तो ये आपके खुद के व्यवहार को ख़राब करेगा और आप परेशान रहेंगे। खुद को रिलैक्स करने का तकनीक ढूंढ लें। मसलन आप खुद से बात करें और बोले कि सब ठीक है, रिलैक्स, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुंह में बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या बहुत जल्दी गुस्सा आना, इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि यह एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो हम अपने मन के भाव हैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी कभी जो एक्शन है वो हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं। तो अगर किसी को इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम है तो वो कभी कभी ऐसी चीज़ें कर जाता है या गुस्से में कभी कभी वायलेंस भी कर देता है जो उसे बाद में हो सकता है पछतावा हो या उसे ऐसा लगे कि ये उसने बिना सोचे समझे किया है। तो इसमें हम इम्पल्स जो आ रही हैं, हमारे मन में भाव आ रहे हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते और इसे इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बीएपीएस के स्वामी ईश्वर चरण दास और ब्रह्म बिहारी दास ने प्रधानमंत्री मोदी को किया है विधिवत आमंत्रित। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्साहपूर्वक निमंत्रण स्वीकार किया। पीएम मोदी ने बीएपीएस के प्रमुख स्वामी महाराज के शतायु समारोह के अनुभव को याद किया। प्रमुख स्वामी जी महाराज के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। लगभग 1 घंटे चली मुलाकात में बीएपीएस प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। अबू धाबी और मिडिल ईस्ट देशों से संबंध मजबूत करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। बीएपीएस प्रतिनिधि मंडल में चेयरमैन अशोक कोटेचा, वाइस चेयरपर्सन योगेश मेहता और निदेशक चिराग पटेल भी शामिल थे। बीएपीएस प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी को विदेशों में भारतीयों को गौरवान्वित करवाने के लिए धन्यवाद दिया।